जय हिंद। वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी का हमारे दृढ़ संकल्प पर एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स की फ्री क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम एक्सप्लेन करेंगे क्लास 8 की एनसीईआरटी पॉलिटी का चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम है जन सुविधाएं। इस चैप्टर में जन सुविधाओं की परिभाषा और उनके महत्व के विषय में बताया गया। साथ ही सरकार और निजी कंपनियों की जन सुविधाएं उपलब्ध कराने में क्या भूमिका रहती है, इसके अलावा जन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, इन सब के विषय में जानकारियां दी गई हैं। अब इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक की आई हुई क्लासेस नहीं देखी हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है। प्लेलिस्ट के माध्यम से अभी तक की आई हुई सभी क्लासेस को आप बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे कि हमारे इस एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स के आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारा एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स एक ऑल इन वन कोर्स है। इसमें हम क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स को कंप्लीट कवर कर रहे हैं। फीचर्स के आधार पर ये बेस्ट एनसीईआरटी कोर्स एवर, इससे अच्छा एनसीईआरटी का कोर्स आपको और कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इस कोर्स में हम आपको जो फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं ये 10 से 12,000 रुपए के कोर्सेज में भी और कोई भी प्रोवाइड नहीं करता है। आगे बढ़ने से पहले इसके कुछ खास फीचर्स भी आप जान लीजिएगा। जैसे कि इसमें हम आपको जो क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं ये बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि हम क्लास रिकॉर्ड करने से पहले चैप्टर का संपूर्ण निचोड़ निकालते हैं, थोड़ी रिसर्च करके ये पता लगाते हैं कि कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ये प्रश्न बनने की संभावना है। इसके बाद पूरे चैप्टर को बेसिक्स के साथ गहराई से एक्सप्लेन किया जाता है एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उन पर हम अलग से फोकस करते हैं, उनको हाईलाइट करके रखते हैं। फिर सभी के स्पेशल नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको हम खास तरह से हाईलाइट करते हैं, जिससे कि आप उन पर अलग से फोकस कर पाएं। फिर आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए एक डाउट ग्रुप और 1-to-1 सेशन का भी ऑप्शन दिया गया है, जो कि 24 आवर एक्टिव रहता है, जिससे कि आपके डाउट्स को इंस्टेंटली क्लियर किया जा सके। फिर इस कोर्स का सबसे हाईलाइटेड फीचर मिलता है टेस्ट सीरीज। देखो, मेरा मानना है प्रैक्टिस मेक बेटर, इसलिए हमने जो टेस्ट सीरीज यहां पर आपको प्रोवाइड की है, ऐसी टेस्ट सीरीज आपको और कहीं भी मिलने वाली नहीं, क्योंकि हमने यहां पर क्या किया है, हर एक चैप्टर से 50 से 100 क्वेश्चन बनाए हुए हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस को अच्छा से अच्छा किया जा सके। और यहां पर आप इस चीज को भी समझ लो कि चैप्टर से कितने और किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे उन पर आपको क्विज भी प्रोवाइड की जाएगी, जिससे कि आप उन पर अलग से फोकस कर पाएं। और ये सारी चीजें आपको हमारे एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स के एक पैकेज में मिल रही हैं। अगर हम फीचर्स के आधार पर देखें तो इसका प्राइस बहुत ज्यादा होगा, लेकिन हमने इसका प्राइस मात्र 2,900 रुपए रखा हुआ है, जो कि हमारा कॉस्ट रिकवरिंग प्राइस है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, और उनका ध्यान रखते हुए हमने इस कोर्स की सभी क्लासेस को कंप्लीटली फ्री कर दिया, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जा रही हैं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिएगा, अभी तक की आई हुई सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट हमने प्रोवाइड कर दी है, और इसी तरह से क्लास 6 से लेकर के 12 तक की सारी क्लासेस फ्री में यूट्यूब पर प्रोवाइड की जाएंगी। अच्छा, अगर बात करेंगे कोर्स किन किन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो स्पेशली हमने इसे यूपीएससी वालों के लिए बनाया। बाकी अगर आप स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, टीआरई, सी टेट, यूपी टेट, एच टेट, एमपी टेट, रीट, DSSB, टीजीटी, पीजीटी, टीआरई जैसी परीक्षाओं के लिए तैयारी करें, तो भी आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस कोर्स में हम बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। अब अगर बात करें कि इस कोर्स को कैसे ज्वाइन किया जाए, तो सिंपली आप सबसे पहले प्ले स्टोर से हमारा दृढ़ संकल्प ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है, अदरवाइज आप प्ले स्टोर पर सर्च कर लेना, आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपको रजिस्टर करने के लिए बोलेगा, एंड रजिस्टर करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। हमने ऐप पर ओनली एनसीईआरटी के नोट्स और टेस्ट सीरीज भी अलग से प्रोवाइड करके रखा हुआ है, तो अगर आपको ओनली नोट्स या टेस्ट सीरीज चाहिए तो वो भी आप परचेस कर सकते हो। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप पेड कोर्स पर क्लिक कीजिएगा। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर सबसे ऊपर एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स दिया गया, इसके बाद क्लास 6 to 8 एनसीईआरटी का कोर्स एक हमने रखा हुआ है, और ओनली हिस्ट्री, ओनली पॉलिटी और ओनली ज्योग्राफी के भी कोर्स दिए गए हैं। तो अगर आपको ओनली क्लास 6 से 12 तक की ज्योग्राफी या हिस्ट्री या पॉलिटी पढ़नी है तो वो भी आप यहाँ पर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसे परचेस करने के लिए सिंपली आप इस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ पर कोर्स के बारे में बताया गया, इसमें आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली वो सारा कुछ जानकारी दिया गया, एंड यहाँ पर कंटेंट क्या क्या अभी तक प्रोवाइड किया जा चुका है वो आप देख सकते हैं। इसके बाद बाय नाउ पर क्लिक करके आप कोर्स को सिंपली परचेस कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं और अपने चैप्टर पर फोकस करते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 का नाम है जन सुविधाएं, और इस चैप्टर में जन सुविधाओं को डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए पानी को मुख्य रूप से एग्जाम्पल के रूप में लिया गया है, जिसमें सबसे पहले पानी के विषय में कुछ विशेष महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। इसके बाद जन सुविधाओं के विषय में बताया गया है। अब पानी के विषय में बताने के लिए सबसे पहली हेडिंग दी जा रही है जीवन के अधिकार के रूप में पानी। यहां पर पानी से संबंधित जो जानकारी दी गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पर कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान से समझना और सभी पॉइंट्स को नोट कर लेना। ये जानकारियां न केवल आपके एग्जाम में प्रश्नों का उत्तर देने में काम आएंगी, बल्कि अगर आप पानी पर निबंध लिखने जा रहे हैं या फिर कहीं कोई लेख लिखने जा रहे हैं या फिर पानी पर बोलना चाहते हैं तो वहां पर भी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। इसलिए इनको ध्यान से समझना और सभी पॉइंट्स को नोट कर लेना। अब यहां पर
पहले बिंदु में कहा जा रहा है कि जीवन और स्वास्थ्य के लिए पानी आवश्यक है, खासकर साफ पीने का पानी जो कई बीमारियों को रोक सकता है। भारत में दस्त, पेचिश और हैजा जैसी पानी जनित बीमारियों के मामले अधिक हैं, जिससे रोज 1600 से ज्यादा लोगों की मौत होती है, जिनमें अधिकतर 5 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं। यदि साफ पीने का पानी आसानी से उपलब्ध हो तो इन मौतों को रोक सकते हैं। अब देखो यहां पर जो जानकारियां दी गई हैं, देखने में सुनने में आपको बहुत ही कॉमन लग रही होंगी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहले कहा गया कि अगर आपको जीवन जीना है या फिर स्वस्थ रहना है तो आपको पानी चाहिए, पानी इसके लिए आवश्यक है। खास तौर से अगर आपको साफ पीने का पानी मिलता है तो आप कई बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि साफ पीने का पानी कई बीमारियों को रोकने का काम करता है। अब यहां पर एक प्रश्न और बनता है कि अगर आपको गंदा पानी मिलता है पीने के लिए और आप गंदा पानी पीते हैं तो इससे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो इसके लिए बताया गया है कि भारत में दस्त, पेचिश और हैजा जैसी कुछ बीमारियां हैं जो गंदा पानी पीने की वजह से होती हैं, ठीक है। और इन बीमारियों को पानी जनित बीमारियां कहा जाता है। इतना और याद रखना कि ऐसी बीमारियां जो गंदा पानी पीने की वजह से होती हैं, इनको पानी जनित बीमारियां कहा जाता है, ठीक है। इस पर प्रश्न बन सकता है कि वो बीमारियां जो गंदा पानी पीने की वजह से होती हैं इनको क्या कहा जाता है, तो इनको पानी जनित बीमारियां कहा जाता है, ठीक है। अब पानी जनित बीमारियों की वजह से भारत में हर रोज 1600 से ज्यादा लोगों की मौत होती है। ये जो डेटा दिया जा रहा है मैंने अपनी तरफ से नहीं रखा हुआ, ये एनसीईआरटी में एक्चुअल डेटा दिया गया था, वही हमने यहां पर रखा है कि भारत में हर रोज गंदा पानी पीने की वजह से होने वाली बीमारियों से 1600 से ज्यादा लोगों की मौत डेली होती है। अब जिन लोगों की मौत इन पानी जनित बीमारियों की वजह से होती है उनमें से अधिकतर 5 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं वो आमतौर पर पानी पीते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो साफ पानी पी रहे, गंदा पानी पी रहे, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो कभी कभी ध्यान नहीं दे पाते हैं और इसी चक्कर में वो पानी जनित बीमारी का शिकार हो जाते हैं। अब यदि साफ पीने का पानी आसानी से उपलब्ध हो और हर व्यक्ति साफ पानी पिए तो इन मौतों को रोका जा सकता है, ठीक है। अब इसके ऊपर संविधान का क्या कहना है, संविधान में इसके लिए क्या क्या बातें कही गई हैं, इसको भी समझो। तो अगले बिंदु में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। देखो समझो, हमने आपको पिछले चैप्टर्स में जब मौलिक अधिकारों के विषय में बताया था तो वहां पर हमने आपको बताया था कि जीवन का अधिकार भी मौलिक अधिकारों में आता है, ठीक है। अब जब आपने जीवन के अधिकार को मौलिक अधिकार में रख दिया है, ठीक है, हर व्यक्ति को जीवन का अधिकार दिया है और जीवन पानी के बिना संभव नहीं है, इसलिए पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। अर्थात पानी बिना जीवन नहीं, तो पानी पीने का अधिकार भी हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, पानी तक हर व्यक्ति की पहुंच होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि अमीर गरीब हर व्यक्ति का यह अधिकार है कि उसे सस्ती कीमत पर दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिले। समझना थोड़ा गहराई से, क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भाई भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति, या फिर यूं कहें कि हर व्यक्ति को, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो या फिर कोई भी हो, हर व्यक्ति को सस्ती कीमत पर, बहुत महंगी नहीं, सस्ती कीमत पर दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए, यानी नहाने धोने के लिए, पानी पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, शौच क्रिया करने के लिए, हर कार्य के लिए, यानी कि उसकी जितनी भी दैनिक जरूरतें होती हैं पूरे दिन में, उनको पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिलना चाहिए। कहने का मतलब यह भी है कि पानी तक सार्वभौमिक पहुंच होनी चाहिए। सार्वभौमिक पहुंचने का मतलब है हर व्यक्ति की पानी तक पहुंच होनी चाहिए, दूसरे शब्दों में पानी सबको मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया, याद रखना, ठीक है। तो आप जब भी कहीं लेख वगैरह लिखते हैं तो यहां पर इसको मेंशन कर सकते हो। अगले बिंदु में कहा गया है कि उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में यह कहा है कि सुरक्षित पेयजल का अधिकार भी मौलिक अधिकारों में से एक है, क्योंकि मौलिक अधिकार में जीवन का अधिकार दिया गया है और पानी बिना जीवन संभव नहीं है। इसीलिए जो सुरक्षित पेयजल का अधिकार है इसे मौलिक अधिकारों में से एक माना जाता है। 2007 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पानी में गंदगी के सवाल पर महबूब नगर जिले के एक किसान द्वारा लिखे गए पत्र के आधार पर चली सुनवाई में इस बात को फिर से दोहराया था। समझना है, पर देखो हमारे देश में जितने भी हाई कोर्ट हैं और जो सुप्रीम कोर्ट है, इन सब का कहना है कि सुरक्षित पेयजल का अधिकार मौलिक अधिकारों में से एक है, ठीक है। इसको लेकर के 2007 में एक केस चला था उच्च न्यायालय में, यानी कि हाई कोर्ट में केस चला था, आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में केस चला था, जिसमें महबूब नगर जिले
जिले के किसान ने पत्र लिखा था, उस पत्र की सुनवाई की गई थी, उसी के आधार पर पूरा केस चला था। और इसमें हाई कोर्ट ने ये कहा था, यानी ये इस बात को फिर से दोहराया था कि भाई जो पानी, सुरक्षित पेयजल का अधिकार है, ये मौलिक अधिकारों में से एक है और हर व्यक्ति को सुरक्षित पानी मिलना चाहिए। पत्र भेजने वाले जो किसान था, इसकी शिकायत थी कि एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी है जो गांव के पास स्थित जलधारा में विषैले रसायन छोड़ रही है। अब जो कपड़ा बनाने वाली कंपनी है, वो जो विषैले रसायन छोड़ रही है, इसकी वजह से आसपास का जो जल है वो प्रदूषित हो चुका है। इसने क्या कहा, उससे भूमिगत पानी प्रदूषित हो गया है, जो कि सिंचाई और पीने के पानी का स्रोत है। ठीक है, इनका कहना यह था कि भाई हमारे यहां पर एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी लगी हुई है और वो कंपनी बहुत ही ज्यादा प्रदूषित पानी छोड़ती है, विषैले रसायनों से जुड़ा हुआ। ठीक है, अब इस पानी की वजह से हमारे आसपास की जो नदी थी या जो जल का स्रोत था वो बहुत ज्यादा प्रदूषित हो चुका है और अंडरग्राउंड वाटर भी, जो भूमिगत जल है, वो भी दूषित हो चुका है। अब जिस पानी का उपयोग हम अपने खेतों में सिंचाई के लिए या पानी पीने के लिए उपयोग करते थे, वो सारा का सारा दूषित हो चुका है। इस मुकदमे के आधार पर न्यायाधीशों ने महबूब नगर के जिला कलेक्टर को आदेश दिया था कि वह गांव के प्रत्येक व्यक्ति को हर रोज 25 लीटर पानी उपलब्ध करवाए। देखो, 25 लीटर पानी एक व्यक्ति के लिए जो है तो एक व्यक्ति के उपयोग के लिए पूर्ण नहीं हो सकता है, क्योंकि उसे नहाना भी होता है, शौच क्रिया भी करनी होती है, कपड़े भी धुलने होते हैं, पीना भी होता है, खाने में भी इस्तेमाल करना होता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर गांव की बात थी, तो गांव में न्यायाधीश ने ऐसा कहा कि भाई यहाँ के जिला कलेक्टर जो थे उनको ये आदेश दिया गया कि भाई गांव के प्रत्येक व्यक्ति को हर रोज यानी डेली 25 लीटर पानी उपलब्ध करवाया जाए, जिससे कि यहाँ के लोगों को पीने के लिए कम से कम साफ पानी मिलने लगे। ठीक है, और फिर इस कंपनी के ऊपर कोई कार्रवाई की गई हुई उसके बारे में यहाँ पर जानकारियां नहीं दी गई। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि जल अधिकार का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत और घरेलू इस्तेमाल के लिए पर्याप्त, सुरक्षित, स्वीकार्य और भौतिक रूप से पहुंच के भीतर और सस्ती दर पर पानी मिलना चाहिए। चार चीजें कही जा रही, कौन कौन सी? सबसे पहला, घरेलू इस्तेमाल के लिए और व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए, यानी कि घर में जो कपड़ा धोना है, नहाना धोना है, बर्तन धुलने, खाना बनना है, इनके लिए, और पानी पीने के लिए, नहाने धोने के लिए, इन सब के लिए पर्याप्त मात्रा में, सुरक्षित यानी साफ होना चाहिए, और स्वीकार यानी कि उस पानी को स्वीकार किया जा सके, और भौतिक रूप से पहुंच। ऐसा नहीं कि पानी आपने 10 किलोमीटर दूर रख दिया और कहा कि भाई पानी है तो वहां से ले आओ। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भौतिक रूप से पहुंच यानी कि उसके पास होना चाहिए। ठीक है, और सस्ती दर पर, बहुत महंगा भी नहीं होना चाहिए, पानी मिलना चाहिए। ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र ने 2002 में कहा था। ठीक है, ये जो बात यहां पर कही गई है, ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सन 2002 में कही गई थी। अब यहां पर आपने पानी के विषय में समझ लिया। अब यहां से हम बात करेंगे जन सुविधाओं की। सबसे पहले समझो कि जन सुविधाएं किसे कहा जाता है। ठीक है, तो हेडिंग है जन सुविधाएं, और पहले बिंदु में कहा जा रहा है कि पानी की तरह कुछ अन्य आवश्यक सुविधाओं जैसे कि स्वास्थ्य, स्वच्छता, बिजली, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय और कॉलेज का भी हर व्यक्ति के लिए इंतजाम होना जरूरी है। इन सुविधाओं को जन सुविधाएं कहा जाता है। देखो, जन सुविधाएं किसे कहा जाता है? जिनका इस्तेमाल जनता करती है, मुख्य रूप से। ठीक है, जिनका इस्तेमाल जनता करती है, जैसे कि भाई स्वास्थ्य की सुविधाएं हो गई। ठीक है, हर व्यक्ति को इसका इस्तेमाल करना है। अब अगर आप रोल्स रॉयस कार का इस्तेमाल करो तो उसे जन सुविधा में नहीं रखा जाएगा। ठीक है, आप किसी परिवहन का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, जिसमें आपकी बस आ रही है या ट्रेन आ रही है या ट्रक आ रही है, तो इसे जन सुविधा में रखा जाएगा। ठीक है, लेकिन आप कोई स्पेशल कार जैसे कि रोल्स रॉयस को रख रहे हो तो उसे जन सुविधा में नहीं रखा जा सकता। ठीक है, इसी तरह से कोई विद्यालय है जिसमें बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, बहुत बड़े लोग, ठीक है, तो उसे आप जन सुविधा में रख सकते हो। लेकिन आप स्पेशली किसी एक रूम में बैठ करके पढ़ाई करते हो तो वो जन यानी कि जनता की सुविधा के लिए नहीं है, वो आपकी पर्सनल सुविधा के लिए। जन सुविधा किसे कहते हैं? जन सुविधा कहते हैं पानी की तरह कुछ अन्य आवश्यक सुविधाएं जिनकी आवश्यकता है समाज को। ठीक है, जैसे कि स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सुविधाएं, स्वच्छता से जुड़ी हुई सुविधाएं हो गई, बिजली से जुड़ी हुई सुविधाएं हो गई, सार्वजनिक परिवहन हो गए, प्राइवेट गाड़ी की नहीं बात की जा रही, सार्वजनिक परिवहन। ठीक है, इसके अलावा विद्यालय जहां पर बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, कॉलेज जहां पर बहुत सारे लोग पढ़ने के लिए आते हैं, ये भी हर व्यक्ति, इनका भी हर व्यक्ति के लिए इंतजाम होना जरूरी है। इन सुविधाओं को जन सुविधाएं कहा जाता है और सरकार इनकी समुचित व्यवस्था करने में अहम भूमिका निभाती है। सरकार की इसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है कि वो जन सुविधाएं उपलब्ध करवाए। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो होती है सरकार की होती है, और सरकार ने बहुत सारी जन सुविधाएं उपलब्ध की भी करवाई हैं। जैसे कि अगर हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करें, स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में, तो पोलियो जैसी बीमारियों का उन्मूलन भी इन्हीं योजनाओं का हिस्सा है। ठीक है, पोलियो का अंत करने के लिए सरकार ने इसमें योजनाएं लागू की, इसका टीकाकरण करवाया। ठीक है, इसकी डोज दिलवाएगी, और आज के टाइम पर अगर आप देखो तो पोलियो के बहुत ही कम, लगभग 0 कुछ % केस ही आपको देखने को मिलेंगे, लगभग पोलियो समाप्त
हो चुका है। अगले बिंदु में कहा जा रहा है किसी जन सुविधा की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि एक बार निर्माण हो जाने के बाद उसका बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपके यहां पर सरकारी स्कूल खोल दिया गया या फिर कोई प्राइवेट स्कूल भी खोला जा रहा है, उसको भी जन सुविधा कहा जा सकता है। केवल तभी उस व्यक्ति उस चीज को या उस स्कूल को या उस कॉलेज को या फिर उस चीज को जन सुविधा कहा जाएगा जब जनता उसका इस्तेमाल करे। अगर कोई एक व्यक्ति प्राइवेट अपने लिए किसी चीज का निर्माण करता है, जैसे कि उसने अपने लिए प्राइवेट हॉस्पिटल बनवा रखा है या फिर प्राइवेट विद्यालय खोल रखा है जहां पर केवल वही पढ़ने के लिए जाता है, तो उसे जन सुविधा नहीं कहा जाएगा। जन सुविधा उसी को कहा जाएगा जिसका इस्तेमाल बहुत सारे लोग करते हैं। ठीक है, मसलन अगर गांव में एक स्कूल बना दिया जाए तो उससे बहुत सारे बच्चों को शिक्षा मिलती है। ठीक है, इसलिए इसे जन सुविधा कहा जाता है। ठीक है, केवल तभी कहा जाएगा जब बहुत सारे बच्चों को शिक्षा मिलेगी। अगर कोई एक ही व्यक्ति उस स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है केवल, ठीक है, और उसके लिए स्पेशल बनाया गया, तो ये जन सुविधा की लिस्ट में नहीं है, क्योंकि इसमें जन सुविधा का मतलब क्या है? एक तो जन यानी कि जनता, सुविधा यानी जनता के लिए जो सुविधाएं की जाएं उसे जन सुविधा कहा जाता है। इसी तरह किसी इलाके में बिजली की आपूर्ति बहुत सारे लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है, इसे भी एक तरह से जन सुविधा की लिस्ट में रखा जाता है। ठीक है, अब जन सुविधाएं किसे कहते हैं, आई होप आप इसे समझ गए होंगे। ठीक है, अगले पॉइंट में आपको समझना है कि सरकार की जन सुविधाएं उपलब्ध कराने में किस तरह की भूमिका रहती है। तो इसके लिए पहले बिंदु में कहा जा रहा है क्योंकि जन सुविधाएं इतनी महत्वपूर्ण हैं इसलिए उन्हें मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आती है। जन सुविधाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी तो लोग जी नहीं पाएंगे, स्कूल नहीं दिया जाएगा तो लोग पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, ऐसे जो जन सुविधाएं मुहैया कराने का कर्तव्य है वो मुख्य रूप से सरकार का ही बनता है। सरकार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक है कि वह सभी लोगों को इस तरह की जन सुविधाएं मुहैया कराए, चाहे वो शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, बिजली की हो या फिर किसी भी क्षेत्र की हो। जो जन सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी है वो मुख्य रूप से सरकार की बनती है। आइए अब इस बात को समझें कि यह जिम्मेदारी सरकार और केवल सरकार को ही क्यों उठानी चाहिए। इसके पीछे का कारण क्या है? भाई हम लोगों को ये जिम्मेदारियां क्यों नहीं उठानी चाहिए? ठीक है, उठाते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इसकी मुख्य जिम्मेदारी सरकार की ही क्यों बनती है, इसको यहां पर समझो। तो इसके लिए अगले बिंदु में कहा जा रहा है कि निजी कंपनियां मुनाफे के लिए चलती हैं। भाई कोई भी प्राइवेट कंपनी लोगों की सहायता के लिए नहीं चलती है, ठीक है, वो चलती है मुनाफे के लिए। आप किसी भी कंपनी का लाभ ले रहे हो, ठीक है, किसी भी कंपनी का उपयोग कर रहे हो, हर कंपनी मुनाफे के लिए ही काम करती है। ठीक है, आप किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, देखो वहां पर आपको किस तरह से आपके जेब से पैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, फिर आप कहोगे कि हाँ भैया हमारा खेत बिक गया, हमारा घर बिक गया, हमारे जेवर गिरवी रख दिए गए। क्यों? क्योंकि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में गए थे। आप सरकारी अस्पताल में जाओ, सुविधाएं तो अच्छी नहीं मिलेंगी लेकिन आपका पैसा भी इतना बर्बाद नहीं होगा। ठीक है, आगे कहा जा रहा है, हाँ तो कहा जा रहा है निजी कंपनियां जो हैं ये मुनाफे के लिए चलती है। ज्यादातर जन सुविधाओं में मुनाफे की गुंजाइश नहीं होती है। अब उदाहरण के लिए जैसे कि नालियों को साफ करना है, ठीक है, ये एक तरह की जन सुविधा है। हमने यहां पर आपको बताया स्वच्छता, ये भी एक तरह की जन सुविधा है। अब नालियों को साफ करने में किसी कंपनी को क्या फायदा होगा बताओ मुझे? ठीक है, नालियों को साफ करना या फिर मलेरिया रोधी अभियान चलाने से किसी कंपनी को क्या मुनाफा हो सकता है? हाँ, हो सकता है कि कुछ जागरूक लोग समाज के जो ऐसा काम करें, लेकिन कोई प्राइवेट कंपनी आखिरकार नालियों को साफ करके और मलेरिया रोधी अभियान चला करके क्या फायदा कमा सकती है? हाँ, ऐसा कर सकती है कि भाई मलेरिया को फैला दे, फिर लोग उसके पास इलाज कराने के लिए जाएं और उससे वो पैसा कमाए, लेकिन मलेरिया रोधी अभियान चलाकर किसी कंपनी को कोई मुनाफा नहीं होगा। इसलिए प्राइवेट कंपनियां इन क्षेत्रों में अपना कदम नहीं रखती जिनसे उनको फायदा नहीं होता है। ठीक है, फलस्वरूप कोई निजी कंपनी इस तरह के कामों में दिलचस्पी नहीं लेगी जिन कामों से उनको कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है लेकिन स्कूल और अस्पताल जैसी कुछ जन सुविधाओं में निजी कंपनियों को दिलचस्पी हो सकती है क्योंकि भैया इन क्षेत्रों में पैसा मिलता है, पैसा आता है। स्कूल खोल दिया, एक एक बच्चे की 3,000 4,000 5,000 रुपए फीस रख दी। अब बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, सुबह से शाम तक बैठे, टीचर को आप दे रहे हो मात्र 10,000 रुपए और एक एक बच्चे से 5,000 तक की फीस वसूल कर रहे हो। आपके इलाके में भी ऐसे स्कूल है या नहीं है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर हैं तो उनके खिलाफ आवाज उठाओ कि इतनी फीस लेकर के कहां रख रहे हो, कहां ले जाओगे? फीस लो 700 500 800, ज्यादा से ज्यादा 1,000 ले लो। आपकी जितना इन्वेस्टमेंट है उससे 10% 20% 30% तक ज्यादा ले लो। अब आपका इन्वेस्टमेंट आ रहा है 10,000 रुपए, ठीक है, और आप वहां से कमा रहे हो 1,00,000 रुपए। आप वहां पर 90% का मुनाफा कमाने में लगे हुए हो। ठीक है, तो भैया ऐसे तो भाई जनता बर्बाद होगी। ठीक है, अब जो प्राइवेट कंपनियां ये ऐसे ही क्षेत्रों में जन सुविधाएं उपलब्ध करवाती हैं जहां पर इनको फायदा ही फायदा होता है। देखो, स्कूल खोलेंगी, हॉस्पिटल खोलेंगी, लेकिन कभी भी सफाई
के लिए कोई अपनी तरफ से अभियान नहीं चलाएंगे, ठीक है, मलेरिया रोधी अभियान नहीं चलाएंगी, ना ही नालियों को साफ करने के लिए कोई अभियान चलाएंगी, ठीक है। ऐसे क्षेत्रों में एंट्री लेंगी जहां पर इनको पैसा मिलता है। ऐसी स्थितियों में निजी कंपनियां जन सुविधाएं तो मुहैया कराती हैं, लेकिन उनकी कीमत इतनी ज्यादा होती है कि चंद लोग ही उसका खर्चा उठा पाते हैं। भाई इतना महंगा होता है कि भाई असली वाले जो अमीर होते हैं वही उसे अफोर्ड कर पाते हैं, ठीक है। गरीबों के लिए अफोर्ड कर पाना प्राइवेट कंपनियों को बहुत ही मुश्किल होता है। यह सुविधा सस्ती दर पर सभी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होती। जितना खर्चा करेंगे लोग उसके मुताबिक ही सुविधाएं पाएंगे। भाई खर्चे के ऊपर सुविधाएं मिलती हैं। अब आप अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए जाते हो, ठीक है, और उस प्राइवेट हॉस्पिटल में सारे बेड फुल हैं, अब आपको कि मैं 4 गुना पैसा दूंगा, 5 मिनट में बेड खाली कर दिया जाएगा और आपको वहां पर बिठाकर इलाज कराया जाएगा, ठीक है। तो जितना अच्छा आप पैसा खर्च करोगे उतनी अच्छी जन सुविधा आपको प्राइवेट क्षेत्रों में मिलेगी। यही अगर आप सरकारी क्षेत्रों में देखोगे तो वहां पर पैसे तो वही खर्च करना ही नहीं पड़ता, इसलिए वहां पर सुविधाएं भी इतनी अच्छी नहीं मिलती हैं। यदि ये सामान्य नियम बन जाए कि भाई जितना ज्यादा पैसा खर्च करोगे उतनी अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, तो बड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि भाई गरीबों के पास तो पैसा ही नहीं है, ठीक है। इसका नतीजा ये होगा कि जो इन सुविधाओं के एवज में खर्च नहीं कर पाएंगे वे सम्मानजनक जीवन से जीने से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि उनको जन सुविधाएं मिलेगी नहीं, उनके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलेंगी, उनको बिजली की सुविधाएं नहीं मिलेंगी, वो सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ऐसे में सरकार का इस क्षेत्र में कार्य करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सरकार इस क्षेत्र में कार्य नहीं करेंगी तो प्राइवेट कंपनियों की फिर मोनोपोली हो जाएगी। ये पैसा ही पैसा करेंगे, कहेंगे भाई पैसा पैसा करती है तो प्राइवेट कंपनी रहती है, ठीक है। अगले बिंदु में कहा जा रहा है कि यह कोई अच्छा विकल्प नहीं है, प्राइवेट कंपनियों के ऊपर निर्भरता अच्छा विकल्प नहीं है। जन सुविधाओं का संबंध लोगों की मूलभूत सुविधाओं से होता है, जो मूलभूत यानी कि बहुत जरूरी है ये सुविधाएं, ठीक है। किसी भी आधुनिक समाज के लिए जरूरी है कि वहां इन सुविधाओं का इंतजाम हो, ताकि लोगों की मूलभूत जरूरतें पूरी की जा सके। कहने का मतलब यहां पर यह है कि किसी भी आधुनिक समाज के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वहां पर जन सुविधाओं का इंतजाम हो। अब जन सुविधाओं का इंतजाम होना इसलिए जरूरी है ताकि वहां पर रहने वाले जो लोग हैं उनकी जो मूलभूत जरूरतें हैं, जिन जरूरतों को पूरा करना आवश्यक, जैसे कि बच्चों को पढ़ाना, बच्चों का इलाज कराना, परिवहन, बिजली, पानी, इन जरूरतों को पूरा किया जा सके। संविधान में जीवन के अधिकार का जो आश्वासन दिया गया है वह देश के सभी लोगों को प्राप्त है, इसलिए जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी लाजमी तौर पर सरकार के ऊपर ही आनी चाहिए, और सरकार इस जिम्मेदारी का निर्वहन भी करती है। लेकिन वो बात अलग है कि भाई आप सरकारी स्कूल या प्राइवेट सरकारी कॉलेज में जाते हो तो आपको सुविधा उतनी अच्छी नहीं मिलती है। इसके पीछे का कारण कहीं ना कहीं हमारे देश की जनता है। आप बनाओ वीडियो, उठाओ सवाल, बार बार जाकर के उनके नाक में दम करो। देखो मैंने एक बार आप देखो कि आजकल आप अगर रेलवे स्टेशन पर जाते हो, ठीक है, तो रेल नीर जो है पहले क्या था, 15 रुपए उसके ऊपर लिख करके आता था, 15 रुपए का ही बिकता है। लेकिन वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भाई हम ठंडा करके बेच रहे हैं इसलिए इसे हम 20 में बेचेंगे, और वो 20 में बेचने हुए लगे हुए थे। लेकिन कुछ जागरूक लोगों ने क्या किया, उसके ऊपर वीडियो बनाना शुरू कर दिया, उनके ऊपर केस करना शुरू कर दिया, और आज आप किसी भी रेलवे स्टेशन पर जाकर के लो, वो 15 रुपए की बोतल जो है रेल नीर, ठीक है, वो 15 की ही मिलेगी। अब वो बातें अलग हैं कि कुछ प्राइवेट लोग अलग कंपनी की बोतलें, पानी की बोतल आकर बेचने लगते हैं, लेकिन जो रेल नीर है ये 15 रुपए में ही मिलता है। पहले क्या हुआ था, एक टाइम पर इसे 20 रुपए में बेचना शुरू कर दिया गया था, लेकिन आज 15 में ही मिलती, क्योंकि लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। अब अगर आप ऐसे ही हर सरकारी क्षेत्र में आवाज उठाना शुरू कर दोगे तो हर सरकारी क्षेत्र सुधरना भी शुरू हो जाए, क्योंकि भाई सरकार जनता के लिए काम करती है। अगले बिंदु में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। भारतीय संविधान में यह कहा गया है कि भाई भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति जिसकी उम्र 6 से लेकर के 14 साल के आसपास है, उसको भारत सरकार शिक्षा देने की गारंटी देती। क्या कहा जा रहा है, शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है, यानी कि उसको किसी भी हालत में शिक्षा मिलनी चाहिए, ठीक है। संविधान में ऐसा कहा गया है, ठीक है। यहां आपके यहां जो भी सरकार है उसका यह कर्तव्य है कि वो 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करे। इस अधिकार का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सभी बच्चों को समान रूप से स्कूली शिक्षा उपलब्ध हो, और जो बच्चे स्कूली शिक्षा नहीं पा सकते, ठीक है, ऐसे भी तो बच्चे हैं जो खुद स्कूल नहीं जा सकते, उनको स्कूल भेजने के लिए सरकार कई प्रकार की योजनाएं लेकर के आती है, कार्यक्रम चलाती है, जागरूकता अभियान लेकर के आती है, कई बार कार्य करती है, ठीक है। गांव गांव जाकर के आप देखोगे जो
सरकारी स्कूल हैं वो रैलियां निकालते हैं कि हर बच्चे को स्कूल भेजो, जो नहीं स्कूल जाते उनके माँ बाप से बात की जाती है, ऐसे कार्य किए जाते हैं। लेकिन शिक्षा पर अध्ययन करने वाले कार्यकर्ताओं एवं शोधकर्ताओं के निष्कर्षों से ये तथ्य सामने आया है कि भारत में स्कूली शिक्षा में हमेशा से काफी असमानता रही है। जो गरीब बच्चे हैं वो सरकारी या फिर ऐसे स्कूलों में पढ़ते हैं जहां पर अच्छी शिक्षा प्रदान नहीं की जाती, और जो अमीर हैं वो ऐसे स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं जहां पर हाई लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। अमीरों के बच्चे जो हैं वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं और गरीबों के बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त करते। ये कहीं ना कहीं एक कारण बनता है जिस वजह से हमारे देश में गरीब जो हैं वो आज भी गरीब बने हुए हैं और अमीर और अधिक अमीर बनते हुए जा रहे हैं। अब अगले हेडिंग में आपको समझना है कि सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहां से मिलता है। सरकार जो ये जन सुविधाएं हमें उपलब्ध करवाती है, सरकार ने हमें बस की सुविधा दे दी, रेल की सुविधा दे दी, पढ़ाने के लिए स्कूल दे दिया, हॉस्पिटल खोल दिए, ठीक है, सफाई करवा रही है, इससे सरकार को पैसा कहां से मिलता है, कहां से ये पैसा खर्च कर रही है, समझो। तो पहले बिंदु में यहां पर कहा जा रहा है, आप हर साल सुनते होंगे कि सरकार ने संसद में बजट पेश किया। जब सरकार संसद में बजट पेश करती है तो बजट के जरिए सरकार अपने नफे नुकसान का ब्यौरा पेश करती है। सरकार ने साल भर में जो भी काम किया उसमें उसको जो फायदा हुआ या नुकसान हुआ उसका एक पूरा ब्यौरा यानी कि डिटेल पेश करती है। कहां पर? संसद में जब बजट पेश किया जाता है तभी, ठीक है। इसमें सरकार पिछले साल के खर्चों का खाता पेश करती है कि हमने इतना पैसा इस क्षेत्र में खर्च किया, इतना पैसा इस क्षेत्र में खर्च किया। अब ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो वायरल हो रहा था, मैंने देखा। दिल्ली में नई सरकार बनी है, ठीक है, और जो मुख्यमंत्री जी नई बनी हुई हैं उन्होंने केजरीवाल सरकार का थोड़ा सा डेटा सामने रखा। उन्होंने कहा कि भाई हमने देखा प्रदूषण के ऊपर बहुत पैसा खर्च किया गया, लेकिन जितना पैसा प्रदूषण को खत्म करने के लिए खर्च किया गया, ठीक है, उसमें से लगभग 60 से 70% पैसा उसके एडवर्टाइजमेंट में खर्च किया गया। जो ऑड इवन फॉर्मूला लागू किया गया था उस फॉर्मूले के प्रमोशन में जितना पैसा खर्च किया गया उतना पैसा और कहीं नहीं किया गया, ठीक है। यानी लगभग 90% पैसा जो उसके प्रमोशन में खर्च किया गया कि भाई ऑड इवन फार्मूला लागू किया जाए, करोड़ों रुपए, ठीक है, इसमें खर्च किया गया। इसी तरह से जो एक साफ हवा दिल्ली की जनता को मिले इसके लिए एक टावर टाइप का लगाया गया था, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है। दिल्ली की जनता को साफ हवा मिलने के लिए उसको लगाने में जितना पैसा खर्च हुआ उससे कई गुना ज्यादा पैसा खर्च हुआ उसके एडवर्टाइजमेंट में। दिल्ली सरकार जो केजरीवाल की थी वो एडवर्टाइजमेंट बहुत करती थी, इसका इन्होंने एक मतलब ब्यौरा दिया हुआ, एक रिकॉर्ड पेश किया, ठीक है। और इसका जवाब तो भाई केजरीवाल सरकार दे नहीं पाए। भाई केजरीवाल की सरकार जिस तरह से आई थी उस तरह से इन्होंने काम नहीं किया, इसलिए इनकी सरकार गई है। अब दिल्ली से सरकार जाने के बाद मुझे लग नहीं रहा है कि किसी और राज्य में ये अपनी नई सरकार बना पाएंगे। अब फिलहाल वो बात हमारी अलग की है, लेकिन अभी हमारा मुख्य टॉपिक है ये कि भाई सरकार जन सुविधाओं के लिए पैसा कहां से लाती है, इसको समझना। तो कहा जा रहा है सरकार जब बजट पेश करती है तो उस समय अपने नफे नुकसान का ब्यौरा देती है कि उसने साल भर में जो कार्य किया उसमें उसको कितना नुकसान हुआ और कितना फायदा हुआ, ठीक है। इसके अलावा पिछले साल के खर्चों का पूरा का पूरा खाता पेश करती है कि इतना पैसा इस क्षेत्र में खर्च किया गया। अब जैसे केजरीवाल ने एडवर्टाइजमेंट में बहुत पैसा खर्च किया तो वो भी बताया गया, ठीक है। और अगले साल खर्चों की योजना सामने रखती है कि भाई आने वाले साल में हम इतना पैसा इस क्षेत्र में इस तरह से खर्च करने वाले हैं। अगले बिंदु में कहा जा रहा है बजट में सरकार को इस बात का भी ऐलान करना पड़ता है कि अगले साल की योजनाओं के लिए पैसे की व्यवस्था कहां से की जाएगी। न केवल ये बताते हैं कि पैसा जो खर्च किया जाएगा उसकी योजना क्या है, ठीक है, किस तरह से कहां कहां पैसा खर्च करेंगे, बल्कि यह भी बताना होता है कि पैसे की व्यवस्था कहां से की जाएगी। जनता से मिलने वाला कर सरकार की आमदनी का एक मुख्य जरिया होता है, ठीक है। अब आप कहोगे हम तो टैक्स देते नहीं, सरकार हमसे कैसे टैक्स लेती है? भाई आप जीएसटी देते हो ना, आपने पेन खरीदा, पेन पर भी जीएसटी लगी हुई, आपने आटा खरीदा, दाल खरीदा, तेल खरीदी, आपने बिस्कुट लिया, कुछ नहीं लिया तो आपने टॉफी ली, उस पर भी जीएसटी लगी हुई है। हर व्यक्ति टैक्स देता है, ठीक है। हम इनकम टैक्स नहीं देते हैं तो क्या हुआ, हम जीएसटी देते हैं। जिस प्रोडक्ट को खरीदते हैं उस प्रोडक्ट का जो मैन्युफैक्चर है वो उस प्रोडक्ट पर टैक्स लगा कर रखता है, तो हर व्यक्ति टैक्स देता है, ठीक है। तो जनता से मिलने वाला जो कर यानी कि टैक्स होता है ये सरकार की आमदनी का मुख्य जरिया होता है। जनता से कर वसूल करने और उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों पर खर्च करने का सरकार को पूरा अधिकार होता है, ठीक है। सरकार को इस बात का पूरा अधिकार दिया गया है कि वो जनता से कर वसूले और उसे सरकारी कार्यक्रमों या फिर मतलब जो भी सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं वहां पर खर्च करें, इसका अधिकार इनको दिया गया है। उदाहरण के लिए पानी की आपूर्ति के लिए सरकार को पानी निकालने, ठीक है, बोरवेल किया, पानी निकाला या नदी से पानी निकाला, ठीक है, तो पानी निकालने, फिर पानी को दूर तक पहुंचाने पाइपलाइन वगैरह के जरिए, फिर पाइपों का
जाल बिछाने, ठीक है, पानी को दूर तक पहुंचाने, टैंकर वगैरह से भी पहुंचा रहे हैं, ठीक है। और पानी का जाल बिछाने के लिए यानी कि पाइपों का पूरा जाल बिछाया गया। आप देखो आपके यहाँ पर एक जगह पर टंकी लगाई जाती है और पूरे गांव या पूरे शहर में पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाया जाता है। इसके अलावा पानी को साफ करने और आखिर में गंदे पानी को ठिकाने लगाने पर खर्च करना पड़ता है। इन सभी चीजों में पैसा खर्च करना पड़ता है। अब प्रश्न बनता है कि पैसा कहां से आता है? तो सरकार जब अपनी योजना लेकर के आती है, ठीक है, योजना रखती है, सामने रखती है, तो उसमें जो खर्चा करना है उस सारा का सारा खर्चा बताती है कि यहाँ यहाँ से खर्चा किया जाएगा और पैसा कहां से आएगा ये भी बताती है, ठीक है। जबकि सरकार हाँ, इसमें जो सरकार की आमदनी का मुख्य स्रोत होता है वो क्या होता है? कर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सरकार इन खर्चों को खुद कुछ हद तक करों के जरिए और पानी की कीमत वसूल करके पूरा करती है। आप देखो, आप जो भी सरकारी पानी लेते हो उसमें थोड़ा सा पैसा आपसे लिया जाता है। जैसे कि आप गए रेल नीर, ठीक है, रेल वाला पानी, ये एक प्रकार की सरकारी कंपनी है रेलवे, लेकिन उसके बाद भी आपको वहां पर पैसा देना पड़ता है। आप ट्रेन से चलते हो उसमें भी आपको थोड़ी सी टिकट का किराया देना पड़ता है। आप सरकारी बस में चलते हो वहां पर भी आपको थोड़ा सा पैसा देना पड़ता है, ठीक है। तो जो खर्चा होता है सरकार का उसमें थोड़ा पैसा वो जनता से वसूलती है, जैसे कि पानी की कीमत वसूलना, ठीक है, और थोड़ा कर के जरिए लेती है, और इन दोनों का उपयोग करके जो खर्चा होता है उसको करने का काम करती है, ठीक है। पानी की कीमत इस तरह तय की जाती है कि ज्यादातर लोग रोजाना एक निश्चित मात्रा में पानी का खर्च उठा सकें। जैसे कि रेल नीर जो है, ठीक है, जो रेलवे पानी बेचती है, आप देखोगे हर एक कंपनी की जो बोतलें आती है, आप किसी भी कंपनी की बोतल लो, 20 रुपए से कम की नहीं है, लेकिन रेलवे की जो बोतल है ये 15 रुपए की बेचती है, ठीक है, ताकि हर एक आम आदमी इस पानी को खरीद सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगली हेडिंग है, क्या सबको पानी मिल रहा है? प्रश्न तो बनता है ना कि भाई पानी के लिए सरकार इतना काम कर रही है, पानी पर हमारा चैप्टर पूरा निर्भर कर दिया गया, जन सुविधाएं मुहैया में अब पूरा पानी ही जब लिया गया एग्जाम्पल के रूप में, तो प्रश्न तो बनता है कि भैया क्या सबको पानी मिल रहा है? इसको यहां पर समझो। तो पहले बिंदु में कहा जा रहा है जन सुविधाएं सभी को मुहैया होनी चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति को जन सुविधा मिलनी चाहिए हर क्षेत्र में, लेकिन हकीकत सपनों से अलग होती है। हमारे देश में सपने बहुत देखे जाते हैं, ठीक है, लेकिन हकीकत अलग होती है। इसी तरह से पानी तो हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, लेकिन मिलता नहीं है, ठीक है। क्या कहा जा रहा है? बहुत सारे स्थानों पर ऐसी सुविधाओं का भारी अभाव है। आप देखो, जो नगर पालिका वाले इलाके हैं वहां पर प्राइवेट कंपनियां अपना पानी बेच सकें इसलिए जो प्राइवेट टोटी लगाई गई थी, ठीक है, जो नल लगे हुए थे उन सबको या तो खराब कर दिया गया या टोटी जो खराब हो गई उनको दोबारा सही नहीं किया गया, ठीक है। अब आप देखो किसी भी बड़े शहर में चले जाओ, छोटे शहर में भी जाओगे तो वहां पर भी आपको जो सरकारी नल वगैरह लगे हुए होते हैं, अब एक भी नल लगा हुआ देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। यहां पर क्या है कि भाई इन नलों को हटा करके प्राइवेट कंपनियां जो पानी बेचती हैं उसको जो तो बेचने के लिए कह दिया गया। आगे कहा जा रहा है, उदाहरण के लिए जलापूर्ति में कमी का बोझ ज्यादातर गरीबों पर पड़ता है। यहां पर क्या कहा जा रहा है? बहुत सारे स्थानों पर ऐसी सुविधाओं का भारी अभाव रहता है। उदाहरण के लिए जलापूर्ति में कमी, यानी कि जल की जो आपूर्ति में कमी होती है इसका बोझ ज्यादातर गरीबों पर पड़ता है। जब मध्यम वर्ग के लोगों के सामने पानी की किल्लत पैदा होती है तो वे क्या करते हैं? इस वर्ग के लोग ज्यादा आसानी से इसका हल ढूंढ लेते हैं। वे बोरवेल खोद करके या टैंकरों से पानी खरीद करके या बोतल बंद पानी खरीद कर अपना काम चला लेते हैं। अब जैसे जो शहर में गरीब व्यक्ति जाता है वो पल पल पर उसको जब प्यास लगेगी तो वो पानी खरीद कर नहीं पी सकता, लेकिन जो अमीर होते हैं उनको प्यास लगे, उनका चलो सबसे अच्छा पानी कौन सा खरीद लाओ, सबसे अच्छा पानी किसका आ रहा है? उनके बिस्लरी का आ रहा है, उनके किनले का आ रहा है, ये आ रहा, ब्लैक वाटर आ रहा है, तो वो पानी अपना खरीद कर ला रहे और आराम से कार में बैठकर पी रहे हैं। लेकिन एक गरीब व्यक्ति जिसे नगर पालिका की जो टोटी थी उससे पानी पीने का सहारा था कि भाई हम शहर में जाएंगे तो हमें पानी कम से कम मिल जाएगा, अब वो पानी भी नहीं मिल रहा है, तो इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, हर व्यक्ति को उठानी चाहिए। मैं अभी कुछ समय पहले आगरा गया था, ठीक है। आगरा में जो रेलवे स्टेशन है वहां पर जो टोटी लगी हुई उसमें पानी तो आ रहा है, लेकिन इतना गंदा पानी, इतना खराब पानी है कि पानी मुंह में जाते ही लोगों को उल्टी आ रही थी। ये भी एक बहुत ज्यादा बुरी बात है, ठीक है। तो इसके खिलाफ भी लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, जैसे कि मैंने यहां पर इस वीडियो में आपको बताया, ठीक है। इसी तरह से हर व्यक्ति को इसके ऊपर पोस्ट भी डालनी चाहिए। लाखों लोग आते हैं आगरा के स्टेशन पर, ठीक है, और रोज उस पानी को पी करके उल्टी करते हैं, लेकिन इसके बाद भी कोई आवाज नहीं उठाता है, ठीक है। तो आवाज उठानी चाहिए। इसके बाद क्या करते हैं लोग? जाकर पानी खरीद लेते हैं। अब अगर आपके पास पैसा है तो आप रेल नीर खरीद लोगे, 15 रुपए। अब जो गरीब व्यक्ति है जो मात्र 15 रुपए की टिकट लेकर चला है, क्या वो वहां पर जाकर पानी खरीद पाएगा? वो प्यासे प्यासे अपने घर जाएगा या गंदा पानी वही पिएगा और उससे फिर उसे हैजा, पेचिस जैसी बीमारियां होंगी, ठीक है। इसीलिए बीमारियां बढ़ती हैं, ठीक है। आगे क्या कहा? यहां पर क्या कहा गया कि भाई जो गरीब हैं उनके लिए पानी की आपूर्ति की जब कमी पड़ती है तो इसका इंतजाम करना मुश्किल होता है, लेकिन जो मध्यम
मध्यम वर्ग के लोग हैं, ये जो अमीर लोग हैं, ठीक है, उनको अगर पानी की कमी होती है तो वो या तो बोरवेल करवा लेते हैं या टैंकर से पानी मंगा लेते हैं या फिर बोतल बंद पानी खरीद लेते हैं, उनका काम आराम से चल जाता है, ठीक है। अब अगर ये प्रॉब्लम अमीरों को होने लगे तो 5 मिनट में पानी की समस्या सॉल्व हो जाए, ठीक है, तो इनको भी पानी की प्रॉब्लम करवाई जाए। अगले बिंदु में कहा जा रहा है पानी की उपलब्धता के अलावा कुछ ही लोगों को पानी की उपलब्धता के अलावा कुछ ही लोगों को की सुरक्षित पेयजल तक पहुंचे। हाँ, देखो, पानी की उपलब्धता एक अलग बात है और सुरक्षित पेयजल तक पहुंच एक अलग बात है, ठीक है। पानी तो विभिन्न इलाकों में उपलब्ध होता है, लेकिन सुरक्षित पेयजल यानी कि साफ पीने का पानी हर जगह पर उपलब्ध नहीं होता है, ठीक है। तो पानी की उपलब्धता के अलावा कुछ ही लोगों की सुरक्षित पेयजल यानी कि साफ पानी तक पहुंचे, यह इस पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति कितना खर्च कर सकता है। जो केजरीवाल की सरकार दिल्ली से गई है, इसके पीछे का एक कारण सुरक्षित और साफ पेयजल भी था। दिल्ली की सरकार केजरीवाल वाली बहुत लंबे समय से कहते आ रही थी कि भाई हम साफ पानी देंगे, हम साफ पानी पिलाएंगे, 2025 का जो चुनाव होगा उसमें आप टोटी से पानी पिएंगे, हम आकर के टोटी से पानी पी के दिखाएंगे, हम यमुना जी में डुबकी लगाकर दिखाएंगे। और जब भैया चुनाव आया, ठीक है, तो भाई ये टोटी से पानी नहीं निकाल पाए, ये लोगों को नहीं पिला पाए। भाई इन्होंने बहुत प्रयास किए लोगों को समझाने, लेकिन जनता समझ गई कि भाई अब आप हमें धोखा दे रहे हैं, और इनको भगा दिया गया, ठीक है। अब नई सरकार बनी है, इनको भी देखते हैं कि ये 5 साल में कुछ कर पाते या नहीं कर पाते, ठीक है। तो भैया देखो, पानी की उपलब्धता एक अलग बात है और सुरक्षित पेयजल तक हर व्यक्ति की पहुंच एक अलग बात है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति कितना खर्च कर पाता है, ठीक है। आगे कहा जा रहा है इस तरह संपन्न तबके के पास ही ज्यादा विकल्प होते हैं, ठीक है। जो सुरक्षित पेयजल की पहुंच की बात है, ठीक है, वहां पर जो संपन्न के तबके के लोग हैं यानी जिनके पास पैसा ज्यादा है या जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, उन लोगों को आसानी से साफ पानी मिल जाता है। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है, जैसे कि दिल्ली के झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग, वो सुरक्षित पानी नहीं पी पाते और इस वजह से वो बीमार पड़ते हैं। जब बहुत ज्यादा लोग बीमार पड़ने लगे, तब केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए कि यहाँ पर जाओ और अपना इलाज कराओ, ठीक है। इसके बाद भी बहुत सारे लोगों की मौत हो रही थी। अरे आपने साफ पानी उनको क्यों नहीं दिया? मोहल्ला क्लिनिक देने में लगे हुए हो, दवाई खा लो, पानी साफ क्यों नहीं दे रहे? आगे कहा जा रहा है कि वे बोतल बंद पानी और जल शोधक उपकरणों के सारे साफ पानी का इंतजाम कर सकते हैं। देखो, जो संपन्न तबके के लोग हैं, जिनके पास पैसा है, वो तो भैया बोतल बंद पानी खरीद लेते हैं या फिर आरओ वाटर लगा लिया, ठीक है, इनके जरिए साफ पानी का इंतजाम कर लेते हैं। लेकिन गरीब इस सुविधा से वंचित रह जाते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। लिहाजा ऐसा लगता है कि जिन लोगों के पास पैसा है उन्हीं के पास पानी का अधिकार है। यह स्थिति पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता के लक्ष्य के लिए से बहुत दूर है। हमारे संविधान में तो कह दिया गया कि हर व्यक्ति को साफ पानी मिलना चाहिए, लेकिन सरकार इसके लिए कार्य खुल करके नहीं कर पा रही है। इस यहां पर क्या है कि हम सबको आवाज उठानी चाहिए। अगर हर व्यक्ति, अमीर और गरीब, सब मिलकर के इसके लिए आवाज उठाए तो हर किसी को सुरक्षित पेयजल मिलना शुरू हो जाए। अगले बिंदु में कहा जा रहा है ग्रामीण इलाकों में मनुष्यों और मवेशियों दोनों के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। हाँ, केवल इंसानों को ही नहीं, जानवरों को भी पीने के पानी की जरूरत पड़ती है, ठीक है, पानी की जरूरत पड़ती है। यहाँ कुआं, हैंडपंप, तालाब और कभी कभार छत पर स्थित टंकियों से पानी मिलता है। जो ग्रामीण इलाके होते हैं, जो गांव के इलाके होते हैं, देखो शहर में जानवरों के पीने के लिए पानी की इतनी अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो घूमने वाले जानवर होते हैं वो इधर उधर से पी लेते हैं, लेकिन उनको भी साफ पानी मिलना चाहिए, ठीक है। ये बात सही है कि उनको भी साफ पानी मिलना चाहिए, लेकिन उनके लिए आवश्यकता कम रहती है, ठीक है, क्योंकि भाई शहरों में जानवर जो घूमने फिरने वाले होते हैं वो कम होते हैं। गाँव में हर व्यक्ति जानवरों को पालता है। हर व्यक्ति के दरवाजे पर आपको एक न एक गाय या भैंस देखने को मिल जाएगी या बकरी देखने को मिल जाएगी। तो ग्रामीण इलाकों में मनुष्यों और मवेशियों, इन दोनों के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। और जो ये पानी प्राप्त करते हैं वो सबसे पहले कुआं से या हैंडपंप से या तालाब से, और कभी कभार अपने छत के ऊपर टंकी रख लेते हैं, उसमें पानी भरवाते हैं समरसेबल वगैरह के जरिए, और उससे पानी इनको मिलता है, ठीक है। इनमें से ज्यादातर निजी स्वामित्व में, जो कुएं हैं वो भी लोगों के प्राइवेट हैं, हैंडपंप हैं वो भी ज्यादातर लोगों के प्राइवेट हैं, तालाब जो हैं ये भी लोगों के प्राइवेट हैं, और जो टंकी लोगों ने रखवा रखी है वो भी प्राइवेट है, ठीक है। शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में सार्वजनिक जलापूर्ति का और भी ज्यादा अभाव रहता है। अब प्रधानमंत्री जल योजना कौन सी है?
हर घर जल योजना, ठीक है। इसके तहत हर गांव में टंकी लगवाई जा रही है और उससे हर गांव तक पानी की पहुंच की बात कही जा रही है, ठीक है। मेरे गांव में भी टंकी लगाई जा चुकी है और टोटी से पानी आ चुका है, ठीक है। मैं कई गांव में गया और मैंने हर गांव में देखा, लगभग उत्तर प्रदेश के बहुत सारे गांव में पानी की टंकियां लगाई जा चुकी हैं और पानी पहुंच चुका है, ठीक है, प्रधानमंत्री हर घर जल योजना के तहत, ठीक है। अब ऐसा हो चुका है, लेकिन जब ये एनसीईआरटी की बुक लिखी जा रही थी, यानी कि एनसीईआरटी में अभी भी पूरे देश में ऐसा नहीं हुआ, इसलिए यहां पर बात की जा रही है कि ग्रामीण इलाकों में अभी भी सार्वजनिक जलापूर्ति की का ज्यादा अभाव हमें देखने को मिलता है। अब अगली हेडिंग है किसानों से पानी छीनना। अब किसानों से हमारे यहाँ की प्राइवेट कंपनियां कैसे पानी छीनती हैं, ये भी एक बड़ा टॉपिक है, इसको थोड़ा गहराई से समझना। कहा जा रहा है कि पानी की कमी ने निजी कंपनियों के लिए मुनाफे के नए रास्ते खोल दिए। देखो, जिस चीज की कमी होती है प्राइवेट कंपनियां वहीं पर जाकर के अपना बिजनेस करने लगती हैं। अब जैसे जैसे शहरों में साफ पानी की कमी हुई, निजी कंपनियां गई वहां पर, प्राइवेट कंपनियां, और इन्होंने अपने पैसे कमाने का एक नया रास्ता खोल लिया। बहुत सारी निजी कंपनियां शहर के आसपास के इलाकों से पानी खरीद कर शहरों में बेचती हैं। जैसे कि शहर के आसपास गांव है, अब गांव में क्या है कि जनसंख्या कम होती है, ठीक है। जो खेत हैं उन्होंने क्या किया, खेत में लगा लिया पंप या फिर कहें समरसेबल, ठीक है, और वहां से पानी निकालने में लगी हुई, उसको फिल्टर कर रही हैं और शहर में जाकर बेच रही हैं। और शहर खेत का जो मालिक है उससे उन्होंने अनुबंध कर लिया कि भाई हम आपको महीने का इतना पैसा देंगे, आप अपने खेत से हमें समर जो लगी हुई वहां से पानी निकालने दो, और वो भी आराम से निकालने देता है, ठीक है। तो होता क्या है, बहुत सारी निजी कंपनियां शहर के आसपास के इलाकों से पानी खरीद करके शहरों में बेचती हैं। हर महीने पानी के व्यापारी किसानों को पेशगी रकम देते हैं, यानी कि किराया देते हैं, ठीक है, ताकि किसानों की जमीन से पानी निकाल सकें। इस तरह न केवल खेती का पानी छिन जाता है, बल्कि गांव के लिए पीने के पानी की आपूर्ति भी कम पड़ने लगती है, ठीक है। ऐसा होता है, ऐसा बहुत सारे इलाकों में हो रहा है, मेरे इलाकों में भी ऐसा हो रहा है, ठीक है, कि जो शहर के लोग हैं उनको पानी की आपूर्ति करने के लिए गांव के जो खेत हैं वहां से पानी निकाला जा रहा है, ठीक है। नतीजा यह है कि इन सारे कस्बों और गांव में भूमिगत जल स्तर बहुत बुरी तरह से गिर चुका है, क्योंकि भाई शहर में साफ पानी पहुंचाने के लिए गांव के जो खेत हैं, ठीक है, उन खेतों में दिन रात पानी निकालने का काम किया जाता है। समर से भी लगा दी हाई पावर वाली, ठीक है, और उससे दिन भर रात भर पानी निकल रहा है, उसे फिल्टर किया जा रहा है और उसी पानी को शहर में जाकर बेचा जा रहा है। कंपनियां काम कर रही हैं। अब आप अगर लगातार किसी स्थान से पानी निकालते जाओगे तो वहां पर कमी तो पड़ेगी पड़ेगी। इससे क्या हुआ, भूमिगत जल स्तर जो है ये बहुत बुरी तरह से गिर चुका है कस्बों और गांव के इलाकों में, ठीक है। अब बात की जाती है विकल्प की, किसका विकल्प क्या हो सकता है, ठीक है, हर व्यक्ति तक पानी पहुंचे, सार्वजनिक सुविधा पहुंचे, इसके लिए क्या विकल्प हो सकता है, इसको भी समझो। तो इसके लिए कहा जा रहा है गर्मियों में पानी की कमी देश के कई शहरों में दिखाई देने लगती है। अब गर्मी आ चुकी है, ठीक है, तो गर्मियों में देखोगे लोगों को प्यास भी ज्यादा लगती है और पानी की डिमांड भी बहुत होती है और पानी की कमी भी होने लगती है। नगर पालिका की जलापूर्ति में कमी से निपटने के लिए निजी कंपनियां ज्यादा से ज्यादा इलाकों में फैलती जा रही हैं। अब है क्या, हमारे देश की जो नगर पालिकाएं हैं विभिन्न शहरों की, ठीक है, ये नगर पालिकाएं जल की आपूर्ति नहीं कर पा रही हैं। अब जब ये नगर पालिकाएं जल की आपूर्ति जहां पर नहीं कर पा रही हैं, वहां पर जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो ज्यादा से ज्यादा उनको मौका मिल रहा है और वो आगे बढ़ करके जल की आपूर्ति करने में लगी हुई हैं। ये कंपनियां उनके मुनाफे के लिए पानी बेचती हैं, अपने मुनाफे के लिए पानी बेचती हैं, यानी कि पानी बेचती हैं, उससे अपना पैसा कमाती हैं। पानी के इस्तेमाल में भी जबरदस्त गैर बराबरी दिखाई देती है। हाँ, इस चीज को और समझना। देखो, प्राइवेट कंपनियां पानी बेच रही हैं ये एक अलग बात है, नगर पालिका जल की आपूर्ति नहीं कर पा रहा है ये भी अलग बात है, लेकिन जो पानी का इस्तेमाल शहर के लोग कर रहे हैं इसमें भी आपको बहुत ज्यादा गैर बराबरी देखने को मिलती है। इसमें अंतर देखने को मिलता है कैसे, शहरी इलाकों में प्रति व्यक्ति लगभग 135 लीटर पानी प्रतिदिन मिलना चाहिए, ये कहा गया है, ठीक है। कैसे कहा गया इसको भी आप, ये मतलब जो शहरी जल आयोग है उसने तय किया है कि शहर में हर व्यक्ति को एक दिन में कम से कम 135 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, इतना पानी मिलना चाहिए। पानी की ये मात्रा लगभग 7 बाल्टी के बराबर है। उसे नहाना धोना भी है, अपने कपड़े भी धुलने हैं, पानी पीना भी है, खाना भी बनाना है, बहुत सारे काम होते हैं। तो 7 बाल्टी पानी प्रति व्यक्ति शहर के लोगों को मिलना चाहिए हर रोज। यह मात्रा शहरी जल आयोग ने तय की है।
ठीक है। आगे कहा जा रहा है लेकिन झुग्गी बस्तियों में लोगों को रोजाना प्रति व्यक्ति 20 लीटर पानी यानी कि लगभग केवल और केवल एक बाल्टी पानी ही मिल पाता है। दूसरी तरफ आलीशान होटलों में रहने वाले लोग जो हैं इनको रोजाना प्रति व्यक्ति 1600 लीटर यानी कि 80 बाल्टी तक पानी मिलता है। जो स्विमिंग पूल में नहाते हैं, जो शावर में खड़े होकर नहाते हैं, ठीक है, पता चला कि 1 घंटे नहाने में ही लगे हुए हैं, ठीक है, बड़े बड़े होटलों में बैठे हुए स्विमिंग पूल में नहा करके वो रंगीन बन रहे हैं, ठीक है। तो भाई अमीर जो हैं उनके लिए पानी की उपलब्धता अधिक है और गरीबों को अगर वो पैसा खर्च करना भी चाहें तो भी पानी नहीं मिल पाता है, क्योंकि भाई अमीर लोग ज्यादा पैसा दे देते हैं और कहते हैं भाई हमें पानी मिलना चाहिए, स्विमिंग पूल में नहाना है, हमें कितना भी पैसा खर्च करना पड़े, ठीक है। तो इस तरह से पानी के उपयोग में भी हमें जबरदस्त गैर बराबरी देखने को मिलती है। अगले बिंदु में कहा जा रहा है कि नगर पालिका के जरिए जलापूर्ति में कमी को अक्सर सरकार की नाकामयाबी माना जाता है। जो नगर पालिका जल की आपूर्ति नहीं कर पा रही है इसे सरकार की नाकामयाबी कहा जाता है, ठीक है। कुछ लोगों की दलील है चूंकि सरकार जरूरत के हिसाब से पानी मुहैया नहीं करवा पा रही है और बहुत सारी शहरी जल विभाग घाटे में चल रहे हैं, इसलिए जलापूर्ति का काम निजी कंपनियों को सौंप दिया जाना चाहिए। देखो हमारे यहाँ पर ना बहुत सारे लोग मतलब बहुत बुरे भी हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भाई सरकार के सामने दलील रखी, कुछ लोगों ने दलील दी कि भाई चूंकि सरकार जो है जरूरत के हिसाब से पानी लोगों को दे नहीं पा रही है, ठीक है, और बहुत सारे शहरों के जल विभाग ऐसे हैं जो घाटे में चल रहे हैं, तो ऐसा करो जो जल आपूर्ति का काम है ये प्राइवेट कंपनियों के हाथ में दे दो, ठीक है। प्राइवेट कंपनियां अच्छे ढंग से इस काम को कर रही हैं और कर पाएंगी, ठीक है। उन्हें लगता है कि निजी कंपनियां ज्यादा बेहतर काम कर सकती हैं, लेकिन भैया मुझे ये बताओ कि अगर निजी कंपनियां काम कर सकती हैं तो सरकारी कंपनियां क्यों नहीं कर सकती हैं? सरकारी कंपनियों को तो सरकार सपोर्ट भी कर रही, निजी कंपनियां तो केवल मुनाफे पर बैठी हुई हैं, ठीक है। भाई लोग तो वही हैं जो प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे वही काम कर रहे सरकारी कंपनी में, पर अंतर क्या है, प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति ईमानदारी के साथ काम करता है और जो सरकारी कंपनी में काम करता है वो कैसे करता है, वो बैठा है भाई आएगा पैसा तब देखा जाएगा, ठीक है। पानी भेजना है, हाँ चलो टोटी खोल दो कोई बात नहीं जाने दो, कि इन्होंने अच्छा साहब ने मंगाया है चलो 10 टैंकर भेज दो, किसी गरीब ने मंगाया चलो एक ही टैंकर भेज दो कोई बात नहीं, अरे सब मिल बांट कर ले लेंगे, ऐसे ही लोग हैं। तो ये चीजें चलती रहती हैं, जो सरकारी लोग हैं वो ध्यान नहीं देते, ठीक है। अब इस दलील की रोशनी में निम्नलिखित तथ्यों पर भी विचार कर लीजिएगा। अगर किसी प्राइवेट कंपनी के हाथ में सौंप दिया जाए ये काम कि भाई पानी की आपूर्ति करना प्राइवेट कंपनी का काम है, ठीक है, तो क्या होगा, तो इसमें सबसे पहले कहा जा रहा है कि दुनिया भर में जलापूर्ति की जिम्मेदारी सरकार पर रही है, ठीक है। दुनिया भर में क्या है, जल आपूर्ति की जिम्मेदारी सरकार की है, निजी जलापूर्ति व्यवस्था के उदाहरण बहुत कम देखने को मिलते हैं। दूसरी बात ये कही जा रही है कि दुनिया में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां सार्वभौमिक जलापूर्ति सब लोगों तक पहुंच चुकी है, यानी कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर हर व्यक्ति की साफ पानी तक पहुंच है, ठीक है। अब जब हर व्यक्ति की साफ पानी तक पहुंच दुनिया के कई सारे देशों में हमें देखने को मिलती है, तो भारत में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? भारत में तो गंगा, यमुना, सरस्वती और नर्मदा जैसी बहुत सारी नदियां हैं, ठीक है। इन इतनी नदियां होने के बाद भी भारत में अगर हर व्यक्ति तक साफ पानी नहीं पहुंच पा रहा है, तो इसमें भारत की इन गवर्नमेंट एजेंसियों, जो गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, जो ये नगर निगम है, इसकी कमी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तीसरे पॉइंट में कहा जा रहा है कि यहां जलापूर्ति की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को सौंप दी गई। अगर ऐसा होता है जहां पर भी जलापूर्ति की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को सौंप दी गई, ऐसे कुछ मामलों में पानी की कीमत में भारी इजाफा हुआ। जैसे ही प्राइवेट कंपनियों को उसके ऊपर पूरा अधिकार मिलता है तो वो इसका कीमत बढ़ा देती हैं, ठीक है। इस कारण वहां बहुत सारे लोगों के लिए पानी का खर्चा उठाना संभव नहीं हो पाया। ऐसे शहरों में लोगों के विशाल प्रदर्शन हुए। एक एग्जाम्पल मिलता है बोलीविया का, ठीक है। बोलीविया आदि देशों में तो दंगे भी फैल गए। क्या कहा जा रहा है कि दंगे भी फैल गए, जिसके दबाव में सरकार को जलापूर्ति व्यवस्था निजी हाथों से छीनकर दोबारा हाथों में लेनी पड़ी। तो भैया अगर प्राइवेट कंपनी के हाथ में आप जलापूर्ति की जिम्मेदारी दे दोगे तो इसकी कीमत इतने बढ़ा दिए जाएंगे, वो इस तरह से इसे मैनेज करेंगे कि भैया आपको फिर क्या है कि मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी और फिर आपको आंदोलन करने पड़ेंगे और फिर से दोबारा सरकार को ही ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा हो चुका है कई देशों में, ठीक है। बोलीविया का एग्जाम्पल यहां पर दे भी दिया गया। अच्छा, चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य जो सामने आता है वो ये कि भारत में सरकारी जल विभागों की सफलता के कई सारे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, लेकिन ये उदाहरण कम है।
ठीक है। और उनकी सफलता कुछ क्षेत्रों में ही सीमित दिखाई देती है। जैसे कि मुंबई का जलापूर्ति विभाग जो है अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जल शुल्क के जरिए पर्याप्त पैसा जुटा लेता है। जो मुंबई की जलापूर्ति विभाग है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, जितना भी खर्चा आता है वो सारा का सारा खर्चा ये जल शुल्क से ही, यानी कि पानी को लोगों जिन लोगों तक पहुंचाती है उनसे जो पैसा लेती है, ठीक है, पानी देने के एवज में जो पैसा लेती है उसी से सारा खर्चा निकाल लेती है। हाल ही की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि हैदराबाद में जल विभाग के दायरे में इजाफा हुआ है। हैदराबाद का जो जल विभाग है यहाँ पर आपको इजाफा यानी कि प्रमोशन एक तरह का देखने को मिलता है। एक तरह से ये फैले हैं यहाँ पर, ठीक है, बड़े हैं और उनकी आमदनी बड़ी है। चेन्नई में जल विभाग ने वर्षा जल संचय के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं ताकि भूमिगत जल स्तर में सुधार लाया जा सके। वहां पर पानी की ढुलाई और वितरण के लिए निजी कंपनियों की भी सेवाएं ली जा रही हैं, लेकिन पानी के टैंकरों की दर सरकारी जलापूर्ति विभाग ही तय करता है और वही उन्हें काम करने की इजाजत देता है। इसलिए इन टैंकरों को अनुबंधित कहा जाता है। देखो समझो, यहां पर कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि देखो भारत में आपको जल आपूर्ति के जो सरकारी विभाग हैं इनकी सफलता के भी कई सारे किस्से देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला एग्जाम्पल आता है मुंबई का जलापूर्ति विभाग। ठीक है, ये जितना पानी सप्लाई करते हैं उससे जो पैसा इनको मिलता है उसी से अपना सारा खर्चा निकाल लेते हैं। इनको टैक्स के पैसे की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। और हाल ही में एक रिपोर्ट से पता चला है कि जो हैदराबाद का जल विभाग है इसने न केवल जल की आपूर्ति की है बल्कि अपनी जल की आपूर्ति को बढ़ाया है, इजाफा भी किया है, अपने दायरे में इजाफा किया, बहुत बड़े क्षेत्र में जल आपूर्ति करने में लगा हुआ है। इसके अलावा चेन्नई का जो जल विभाग है इसने जो वर्षा जल आता है, पानी बरसता है, ठीक है, उसके संचय के लिए कुछ नई योजनाएं बनाई हुई हैं जिससे जो भूमिगत जल है उसके स्तर में सुधार आना शुरू हो गया है। इसके अलावा आपको ऐसे भी इलाके देखने को मिलेंगे, ठीक है, यहीं पर चेन्नई में क्या है कि कुछ प्राइवेट कंपनियों के टैंकर हैं जिनको अनुबंध पर रखा गया है, ठीक है, जिनके साथ एक डील की गई है, डील के साथ इनको रखा गया है। ठीक है, कितने टैंकर होंगे इसकी संख्या भी जलापूर्ति जो विभाग है वही तय करता है। ठीक है, और मतलब इसमें इजाफा करना है नहीं करना है वो सारी निर्णय जो है सरकारी कंपनी ही करती है, जो जलापूर्ति विभाग है वही करता है। लेकिन प्राइवेट टैंकरों को यहाँ पर क्या है कि एक तरह से डील करके सरकारी क्षेत्रों में रखा गया है, हम यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, और ये वहां पर सक्सेस होता दिखाई दे रहा है। तो इनमें से किसी एक मॉडल का उपयोग करके अन्य इलाकों के लोग भी ऐसा कर सकते हैं। अब यहां पर एक और एग्जांपल मिलता है पोर्तो एलेग्रे में सार्वजनिक जलापूर्ति। जो पोर्तो एलेग्रे है यहां पर सार्वजनिक जलापूर्ति किस तरह से की जा रही है और ये किस तरह से सफल हुई है, इसका एग्जांपल यहां पर दिया गया है। सबसे पहले बात की जा रही है कि जो पोर्तो एलेग्रे है ये ब्राजील का एक शहर है। इस शहर में बहुत सारे लोग गरीब हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया के दूसरे ज्यादातर शहरों के मुकाबले यहां शिशु मृत्यु दर बहुत कम है। देखो, जो ये पोर्तो एलेग्रे शहर है यहां पर बहुत सारे आपको गरीब लोग देखने को मिलेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि इस शहर में शिशु यानी कि बच्चों की जो मृत्यु दर है वो आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। यहां नगर जल विभाग ने सभी लोगों को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराया हुआ है, यानी पीने का जो जल है वो साफ हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। शिशु मृत्यु दर में गिरावट के पीछे यह सबसे बड़ा कारण देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे हैं उनका गंदा पानी पीने की वजह से मृत्यु ज्यादा होती है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, यहां पर साफ पानी हर व्यक्ति के लिए अवेलेबल करवा दिया। यहां पर ज्यादातर गरीब लोग हैं, याद रखना, अमीर नहीं है, ज्यादातर गरीब लोग हैं, इसके बाद भी हर व्यक्ति तक स्वच्छ पेयजल की पहुंच है। इसी वजह से यहां पर जो शिशुओं की मृत्यु दर है, बच्चों के मरने की संख्या है वो बहुत कम है। यहां क्यों? क्योंकि यहां पर पानी की औसत, और एक चीज और समझना, यहां पानी की औसत कीमत भी कम रखी गई है और गरीबों से केवल आधी कीमत ली जाती है। ये एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट अगर लागू कर दिया जाए तो बहुत सारे क्षेत्रों में सुधार आएगा, जैसे कि जो अमीर है उनसे ज़्यादा पैसा लिया जाए, गरीब है उनसे कम पैसा लिया जाए। ऐसा पहले हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र में होता था। ठीक है, जो अध्यापक थे वो अमीरों से ज़्यादा पैसा लेते थे फीस, ठीक है, और जो गरीब होते थे उनसे पैसा कम लेते थे, जिनके पास पैसा नहीं होता था उनको फ्री में पढ़ाते थे। ठीक है, तो ऐसा कॉन्सेप्ट पहले हमारे देश के शिक्षा के क्षेत्र में चलता
चलता था, जो विद्यालय पहले हमारे यहाँ पर खुले थे वहाँ पर चलता था, लेकिन अंग्रेजों ने हमारे की शिक्षा नीति में परिवर्तन लाया। हमने क्लास 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्री में इसमें आपको बताया हुआ है कि किस तरह से अंग्रेजों ने हमारे की शिक्षा नीति को बदला और ये शिक्षा नीति ला करके रख दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विभाग को जो भी फायदा होता है उसका इस्तेमाल जलापूर्ति में सुधार के लिए किया जाता है। अच्छा, ये काम हमारे यहाँ पर नहीं होता है। विभाग को जो फायदा होगा या तो लोग अपनी जेब में डालेंगे या सरकार की जेब में डाल दिया जाएगा। ठीक है, अगर इसका इस्तेमाल जलापूर्ति में सुधार के लिए किया जाए तो हमारे यहाँ भी अभी तक जलापूर्ति सुधर गई होती। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि जल विभाग का काम पारदर्शी ढंग से चलता है। जो ये पोर्तो एलेग्रे है, यहाँ पर जो जल विभाग का कार्य काम काज जितना भी चलता है वो सब पारदर्शी ढंग से चलता है, यानी कि हर व्यक्ति उसको देख सुन समझ सकता है। विभाग को कौन सी योजना हाथ में लेनी चाहिए इस बारे में लोग मिल करके तय करते हैं। जनसभाओं में जनता प्रबंधकों का पक्ष सुनती है। जितने भी जो प्रबंधक होते हैं जो जलापूर्ति का प्रबंध करते हैं वो पहले क्या करते हैं, जनता के सामने अपनी बात रखते हैं कि भाई हम ये योजना लेकर के आ रहे हैं, लानी चाहिए नहीं लानी चाहिए, क्या होना चाहिए, ये अपनी बात को रखते हैं। जनता इनकी बात को सुनती है और जल विभागों की प्राथमिकताएं तय करने में बोर्ड के जरिए फैसले लेती है। और यही एक कारण है जिस वजह से यहां पर जो जल का विभाग है, ठीक है, जलापूर्ति विभाग न केवल प्रॉफिट में चल रहा है बल्कि हर व्यक्ति तक जल की पहुंच हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। अब अगली हेडिंग है स्वच्छता संबंधित सुविधाओं का विस्तार। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा, इसको भी समझो। पहले बिंदु में कहा जा रहा है कि पीने के साफ पानी के अलावा यह भी जरूरी है कि पानी से फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। देखो, पीने का साफ पानी हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इस बात का भी ध्यान हमें रखना चाहिए कि पानी से जो बीमारियां फैलती हैं, ठीक है, इनको रोकने के लिए हर जगह पर स्वच्छता बनी रहे। लेकिन भारत में स्वच्छता सुविधाओं का दायरा तो जलापूर्ति से भी छोटा है। हमारे यहाँ पर क्या है कि जितनी कम जलापूर्ति हो पा रही है उससे ज्यादा कम स्वच्छता की सुविधाएं उपलब्ध है। ठीक है, 2011 के सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में 87% परिवारों के पास पेयजल की सुविधा उपलब्ध है। कितने? 87% घरों में शुद्ध पानी उपलब्ध है, या फिर यूं कहें कि भाई पेयजल की सुविधा उपलब्ध है, पानी वहां पर उपलब्ध है, वो पी सकते हैं। जबकि स्वच्छता सुविधाएं जो हैं जिसमें घर के भीतर शौचालय की बात की जा रही है, आज तो मोदी जी ने मतलब हर घर शौचालय योजना ला करके सबको 10-10 12-12 हजार रुपए देकर के हर घर में शौचालय बनवा दिए। लेकिन इससे पहले 2011 के जो आंकड़ा आया था उसमें ऐसा कहा गया कि भाई स्वच्छता सुविधाएं जिसमें घर के भीतर शौचालय की अगर बात की जाए तो 53% परिवारों के पास ही उपलब्ध हैं। ठीक है, भारत में केवल 53% परिवारों के पास में शौचालय थे। मोदी जी ने आकर के यहाँ पर हर घर शौचालय की योजना लेकर के आए। ठीक है, और इस योजना के तहत हर घर में शौचालय बनवाया। ठीक है, 10-12 हजार रुपए देकर के, और आज के टाइम पर इसकी संख्या बढ़ चुकी होगी, लेकिन 2011 के सरकारी आंकड़ा ही अभी दिया गया, तो नया आंकड़ा नहीं आया, तो इसी को भी हम मानकर चलेंगे। यहाँ भी ग्रामीण और शहरी इलाकों के गरीबों की स्थिति ज्यादा कमजोर दिखाई देती है। अच्छा, इस पर अगर आप लिखने जा रहे हो स्वच्छता सुविधाओं के ऊपर और शौचालय की बात कर रहे हो तो उसमें ब्रैकेट में लिख देना कि अभी मोदी जी ने जो ये योजना लेकर के आए थे हर घर शौचालय की योजना, ठीक है, तो इसके अनुसार बहुत सारे क्षेत्रों में शौचालय बनाए जा चुके हैं, लेकिन इसका भी डेटा नहीं आया है। तो डेटा नहीं आया तो इसके लिए हम अभी जो डेटा है उसी को मानकर चलेंगे। ठीक है, अगले बिंदु में कहा जा रहा है गैर सरकारी संगठन जो कि है सुलभ इंटरनेशनल। याद रखना, ये गैर सरकारी संगठन है, प्राइवेट एजेंसी है, ठीक है, लेकिन ये एक संगठन है जो कि जनता की भलाई के लिए कार्य करती है। पिछले लगभग 5 दशक से यानी कि 50 साल से निम्न जाति निम्न आय वर्ग, ठीक है, इन दोनों लोगों के सामने मौजूद स्वच्छता के अभाव की समस्या से निपटने के लिए कोशिश कर रही है। कौन सी एजेंसी है ये गैर सरकारी संगठन है जिसका नाम है सुलभ इंटरनेशनल। इसका नाम नोट कर लीजिएगा। ये पिछले 50 साल से जो निम्न जाति के लोग हैं और निम्न आय वर्ग के लोग यानी कि जो गरीब लोग हैं इनके सामने जो स्वच्छता के अभाव की समस्याएं आती हैं इनसे निपटने की कोशिश कर रही है। इस संगठन ने 8,500 से ज्यादा सामुदायिक शौचालय इकाइयां और 15 लाख, कितने इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, हाँ 15 लाख से ज्यादा घरेलू शौचालय बनवाए हैं। अब समझो जरा, 15 लाख घरेलू शौचालय बनवा चुका ये सुलभ इंटरनेशनल। अच्छा, इसने बनवाए कैसे? इतने बनवाने में तो बहुत खर्चा आएगा, तो इसने सारा का सारा पैसा अपनी जेब से खर्चा नहीं किया। क्या कहा जा रहा है? जिससे 2 करोड़ लोग इन सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। सुलभ की सुविधाओं का इस्तेमाल करने वाले ज्यादातर गरीब और मेहनत कश वर्ग के लोग हैं। हाँ, मतलब इन्होंने जो ये शौचालय वगैरह खुलवाए हैं ये 2 करोड़ से ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और अधिकतर लोग जो है वो गरीब ही हैं। ठीक है, अब यहां पर प्रश्न उठता है कि भैया इन्होंने जो शौचालय वगैरह ये खुलवाए हुए हैं क्या इसमें सारा पैसा अपनी जेब से खर्चा किया? तो ऐसा नहीं है, इन्होंने सारा पैसा अपनी जेब से खर्चा नहीं किया है। इन्होंने ये कैसे बनवाए हैं इसको थोड़ा गहराई से यहां पर समझो। अगले बिंदु में बताया जा रहा है कि सुलभ ने
सरकारी पैसे से शौचालय इकाइयां बनवाने के लिए न्यायपालिकाओं या अन्य स्थानीय निकायों के साथ अनुबंध भी किए हुए हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया। जिन क्षेत्रों में सरकारी योजनाएं लागू नहीं हो पा रही थी वहां पर लागू करवाने के लिए सरकारी पैसे से शौचालय बनवाने के लिए कार्यवाही की, नगर पालिकाओं के साथ में अनुबंध किए और स्थानीय निकाय जो थे यानी कि जो प्रधान वगैरह थे उनके साथ अनुबंध किए और इसके जरिए इन्होंने क्या किया? स्थानीय विभाग इन सेवाओं की स्थापना के लिए जमीन और पैसा मुहैया कराते हैं। ठीक है, इन्होंने अनुबंध किए जिससे क्या है, जो स्थानीय विभाग थे वो उन्होंने इन सेवाओं की स्थापना करने के लिए जमीन और पैसा मुहैया कराया, जबकि रख रखाव की लागत कई बार प्रयोगकर्ताओं से मिलने वाले पैसे से पूरी की जाती है। जैसे कि उन्होंने क्या किया कि भाई एक व्यक्ति एक बार लेटरिन जाएगा तो 5 रुपए देगा, ठीक है, या 2 रुपए देगा, ऐसे एक निश्चित राशि तय कर दी। ठीक है, बनवाने की जो लागत है, ठीक है, स्थानीय विभाग ने जमीन दे दी और स्थानीय विभाग से ही पैसा दिलवाकर इन्होंने क्या किया कि वहां पर शौचालय बनवा दिए। ठीक है, अब उस शौचालय में जो भी शौच करने के लिए जाएगा उससे एक न्यूनतम राशि तय कर दी गई कि एक बार का 5 रुपए आपसे पड़ेगा, ठीक है, या एक महीने का इतना पैसा आपसे पड़ेगा, आप यहां पर आओ शौच करके जाओ। और इस पैसे का इस्तेमाल लोग किस लिए करते हैं? जिससे कि उसका रख रखाव किया जा सके। जो प्रयोग करता है, ठीक है, जो लोग वहां पर शौच वगैरह करने के लिए जाते हैं वो यहां पर पैसा देते हैं, इसका उपयोग करते हैं, और लोग जो इसका रख रखाव करते हैं वो इस पैसे का इस्तेमाल रख रखाव में करते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है निष्कर्ष। पूरे चैप्टर को समझने के बाद निष्कर्ष क्या निकलता है इसको भी समझो। ठीक है, तो निष्कर्ष में पहले बिंदु में कहा जा रहा है कि जन सुविधाओं का संबंध हमारी बुनियादी जरूरतों से होता है, चाहे स्कूल की बात की जाए, स्वास्थ्य की बात की जाए, जल की बात की जाए, बिजली की बात की जाए, सार्वजनिक परिवहन की बात की जाए, या किसी अन्य आप सार्वजनिक सुविधा की बात करो, इन सबका संबंध बुनियादी जरूरतों से होता है, हमारी बुनियादी जरूरतों से। ठीक है, भारतीय संविधान में पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि अधिकारों को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है, किसमें? भारतीय संविधान में। ठीक है, इस प्रकार सरकार की एक अहम जिम्मेदारी यह बनती है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त जन सुविधाएं मुहैया करवाए। ठीक है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, ये हमने आज के इस चैप्टर में समझा। ठीक है, और सरकार इस क्षेत्र में कार्य भी कर रही है। अगले बिंदु में कहा जा रहा है कि लेकिन इस मोर्चे पर संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है। सरकार का ये कर्तव्य तो बनता है कि वो हमें जन सुविधाएं मुहैया करवाए, लेकिन सरकार ने ऐसा करने में सफलता हासिल नहीं की हुई। सरकार ने प्रयास किया लेकिन खुलकर प्रयास नहीं किया। सरकार देखो अपराधियों को पकड़ने में, हमारे देश में जो विभाग अच्छी तरह से काम करे उनमें नंबर 1 पे आता है पुलिस विभाग। ठीक है, अन्य विभागों की अगर हम बात करें, ठीक है, जितने भी सरकारी विभाग हैं उनमें पुलिस विभाग बहुत, पुलिस विभाग एक हो गया, दूसरा न्यायपालिका, ये दो विभाग खुले तौर पर सबसे अच्छी तरह से काम करे। वो बात अलग है कि पुलिस घूस लेती है, मतलब अपराधियों को पकड़ने में ऐसा वैसा काम करती है, लेकिन एक पुलिस विभाग हो गया और दूसरा न्यायपालिका, यही दो ऐसे विभाग हैं जो काम अच्छी तरह से कर रहे हैं। बाकी के सारे विभाग आप चाहे जो सा विभाग, हाँ रेलवे भी अच्छी तरह से काम कर रहा है, ठीक है, बुरा मत मानना, रेलवे भी अच्छी तरह से काम कर रहा है। बाकी अन्य विभाग जैसे कि हम स्वास्थ्य विभाग की बात कर लें, या जल वाले विभाग की बात कर लें, या बिजली विभाग की बात करें, बिजली वाला भी अच्छी तरह से काम कर रहा है आज के टाइम पर, बट बिजली विभाग में क्या है कि चोरी बहुत चलती है। ठीक है, बिजली चोरी बहुत होती है, इसको रोका नहीं जा पा रहे। ठीक है, और भी कई सारे काम होते हैं। यानी अगर हम बात करें खुले तौर पर कि कौन कौन से विभाग ऐसे हैं जो नंबर 1 पे आते हैं, तो सबसे ऊपर आएगा पुलिस वाला, फिर आपको न्यायपालिका मिलेगी, फिर आपका रेलवे आएगा, फिर कहीं जाकर के आपको बिजली विभाग देखने को मिलेगा। इसके नीचे ये स्वास्थ्य और शिक्षा तो सबसे नीचे आते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये, लेकिन इस मोर्चे पर संतोषजनक प्रगति नहीं मिली हुई, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत सारे सरकारी विभाग ऐसे हैं जिन्होंने सार्वजनिक जन सुविधाएं उपलब्ध कराने में अपनी भूमिका पूर्ण रूप से नहीं निभाई है। आपूर्ति की कमी और वितरण में भारी असमानता दिखाई देती है। ठीक है, ये बिजली क्षेत्र में भी देखने को मिलता है, रेलवे में भी देखने को मिलता है। ठीक है, न्यायपालिका में भी ये देखने को मिलता है, पुलिस क्षेत्र में भी देखने को मिलता है, हर क्षेत्र में। ठीक है, आपूर्ति की कमी और वितरण में असमानता। ठीक है, पुलिस वाले जिनको जो पैसा ज्यादा खर्च करेंगे उनको जल्दी सहायता दे देंगे। ठीक है, ऐसा ही आपको स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में देखने को मिलता है। महानगरों और बड़े शहरों के मुकाबले कस्बों और शहरों में तो इन सुविधाओं की स्थिति और भी खराब है। जो महानगर हैं या बड़े बड़े शहर हैं वहां पर तो जन सुविधाएं अच्छी तरह से उपलब्ध हो जाती हैं। ठीक है, मतलब ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ काम चला तो उपलब्ध होती है। लेकिन जो कस्बे हैं और गांव हैं वहाँ पर जन सुविधाएं आपको देखने को भी नहीं मिलेंगी। बहुत सारे गांव में हॉस्पिटल नहीं है, बहुत सारे गांव में आप देखोगे बिजली विभाग का बहुत दूर पावर हाउस देखने को मिलेगा, बिजली कट गई पता चला दिन भर लाइट ही नहीं आ रही है। ठीक है, बहुत सारे जो गाँव है वहाँ पर पानी की आपूर्ति बहुत कम होती है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि संपन्न बस्तियों के मुकाबले गरीब बस्तियों में सेवाओं की स्थिति कमजोर है। जहाँ पर पैसे वाले लोग रहते हैं वहाँ पर सुविधाएं रहती हैं, लेकिन
लेकिन जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं वहाँ पर आपको बहुत ही कम मतलब सुविधाएं देखने को मिलती, ना तो वहाँ बिजली की आपूर्ति मिलेगी, ना तो सफाई, ठीक है, और भी कई सारे क्षेत्रों में कमी देखने को मिलती है। इन सुविधाओं को निजी कंपनियों के हाथों में सौंप देने से समस्या हल होने वाली नहीं है। किसी भी समाधान किसी भी समाधान में इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि देश के प्रत्येक नागरिक को इन सुविधाओं को पाने का अधिकार है और उसे ये सुविधा समतापरण, एक मिनट, समतापरण ढंग से मिलनी चाहिए। हाँ, मतलब समान रूप से मिलनी चाहिए, ठीक है। समतापरण का अर्थ क्या है, दिया गया यहाँ पर नहीं दिया। हाँ, मतलब यह है कि समान समान रूप से मिलनी चाहिए, ठीक है, अच्छी तरह से मिलनी चाहिए। इसका अर्थ क्या हो, कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपको पता है समतापरण का मतलब क्या होता है। यहाँ पर हमने आई थिंक गलत शब्द ही लिख दिया है, कुछ तो मिस्टेक हुआ है, ठीक है। कहने का मतलब साफ तौर से यहाँ पर इतना है कि किसी भी समाधान में इस महत्वपूर्ण तथ्य को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कोई भी समाधान निकाला जाए जन सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए, तो हमें इस बात को नज़रअंदाज नहीं करना है कि देश के प्रत्येक नागरिक को जन सुविधाएं मिलनी चाहिए और वो भी समान रूप से मिलनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं शब्द संकलन की। चैप्टर में कुछ 4 शब्द ऐसे दिए गए जिनका लास्ट में एक्सप्लेनेशन दिया गया है, तो इनका भी अर्थ आप समझ लो। सबसे पहले बात की जा रही है स्वच्छता की, तो इसका अर्थ बताया जा रहा है कि मानव मल मूत्र को सुरक्षित ढंग से नष्ट करने की सुविधा, ये स्वच्छता से जुड़ी हुई है, ठीक है। इसके लिए शौचालयों का निर्माण किया जाता है और गंदे पानी की सफाई के लिए पाइप लगाए जाते हैं। संक्रमण से बचाने के लिए ऐसा करना जरूरी है, ठीक है, और ऐसा किया भी जाता है। कंपनी की बात की जाए तो कंपनी एक तरह की व्यावसायिक संस्था होती है, निजी कंपनियों की जो हमने बात की, ठीक है, जिसकी स्थापना कुछ लोग या सरकार करती है। जिन कंपनियों का संचालन और स्वामित्व निजी समूहों या व्यक्तियों के हाथ में होता है, यानी कि जो कंपनियां प्राइवेट होती हैं, हाँ, मतलब जो कंपनियां किसी एक व्यक्ति के हाथ में या 4-5 लोगों के हाथ में होती हैं, उन्हें निजी कंपनियां यानी कि प्राइवेट कंपनी कहा जाता है। उदाहरण के लिए टाटा स्टील एक निजी कंपनी है, जबकि इंडियन ऑयल जो है ये सरकार द्वारा संचालित की जाने वाली कंपनी है। जो सरकार जिस कंपनी को चलाती है उसे सरकारी कहा जाता है, जो प्राइवेट लोग चलाते हैं उसे प्राइवेट कंपनी कहा जाता है। सार्वभौमिक पहुंच का मतलब है जब हर व्यक्ति को कोई चीज पूरी तरह से हासिल हो जाती है, जैसे कि पानी तक सार्वभौमिक पहुंच की बात कही जा रही है, तो हर व्यक्ति जब पानी तक पहुंच जाए, ठीक है, हर व्यक्ति के पास पानी हो, ठीक है, हर व्यक्ति की पानी तक पहुंच हो, ठीक है, तो इसे सार्वभौमिक जलापूर्ति कहा जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या कहा जाए, जब हर व्यक्ति को कोई चीज पूरी तरह से हासिल हो जाती है तो और वह उसका खर्च उठा सकता है, तो इसे सार्वभौमिक पहुंच कहा जाता है। उदाहरण के लिए घर में नल में पानी आ रहा हो तो परिवार को पानी तक पहुंच मिल जाती है, और अगर उसकी कीमत कम हो या मुफ्त उपलब्ध हो तो हर कोई उसका इस्तेमाल कर सकता है और इसे सार्वभौमिक जलापूर्ति कहा जाएगा, ठीक है। मूलभूत सुविधा की बात की जाए तो भोजन, पानी, आवास, साफ सफाई, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतें जो जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं, ठीक है, ऐसी जरूरतें जो जिंदा रहने के लिए जरूरी, जैसे कि पानी हो गया, भोजन हो गया, घर हो गया, साफ सफाई हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है, और इन्हीं को क्या है कि बुनियादी जरूरतें या फिर मूलभूत सुविधाएं कहा जाता है। आई होप इस चैप्टर में दिया गया हर एक टॉपिक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब अगर आपको इस चैप्टर में दिया गया हर एक टॉपिक इस वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अगर एक भी पॉइंट ऐसा रहा है जो आपको समझ में नहीं आया तो तुरंत वीडियो को डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत मैटर करता है और आपके लाइक एवं कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। अब आज एक ही क्लास आ पाएगी क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा मतलब इमरजेंसी आ गई, इसलिए जाना पड़ रहा है, ठीक है। कल जो है 2 क्लासेस आएंगी, कुछ भी हो जाए मैं कल 2 क्लासेस करवाऊंगा। कल से 9th की जो आपकी एनसीईआरटी पॉलिटी है वो स्टार्ट हो जाएगी। जिन्होंने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया कर लीजिएगा, कोर्स वगैरह परचेस करना है ऐप पर अवेलेबल है, नोट्स वगैरह परचेस करने वो भी ऐप पर मिल जाएंगे, बाकी हमें व्हाट्सएप पर जरूर फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको हमारे एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स को ज्वाइन ही करना है तो आप और नहीं कर पा रहे हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, आपको जो भी हेल्प चाहिए, ठीक है, कोर्स ज्वाइन करना नहीं कर पा रहे, जो भी प्रॉब्लम आ रही है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर भी आप मैसेज कर सकते हो। हमारा जो अगला चैप्टर रहेगा वो है कानून और सामाजिक न्याय। कानून किस तरह से काम करता है और लोगों को सामाजिक न्याय किस तरह से प्रदान किया जाता है इस पर आधारित है। इसे हम आज नहीं कल एक्सप्लेन करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।